अक्सर हम चुनावी नतीजों को सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देखते हैं, लेकिन असल में ये जनता की आवाज होते हैं, उनका एक रिपोर्ट कार्ड। आज हम 2025 के बल्ली मारान चुनाव के नतीजों को किसी राजनीतिक जीत या हार के चश्मे से नहीं, बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत के आईने में देखेंगे। ये एक गहरी पड़ताल है, ये समझने की कि मतदाता क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। हमारा मकसद किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं को समझना है जो जनता और शासन के बीच का रिश्ता तय करती हैं। इस कहानी का केंद्र है बल्ली मारान। ये दिल्ली के नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये शहर के दिल में धड़कता हुआ एक पूरा जहां है। यहाँ की तंग गलियों में इतिहास सांस लेता है, यहाँ के बाजारों में रोजी रोटी की जद्दोजहद है, और यहाँ के घरों में उम्मीदें और शिकायतें दोनों पलती हैं। इस जमीन की नब्ज को समझे बिना हम यहाँ के नतीजों को कभी नहीं समझ सकते। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस पड़ताल का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लक्षणों को देखेंगे, मतलब बल्ली मारान से हमें क्या संकेत मिला। फिर हम हार के असली कारणों का निदान करेंगे। इसके बाद हम इतिहास के पन्ने पलटकर पिछले वोटों की गूंज सुनेंगे। फिर हम जमीन पर उतरकर लोगों की सबसे बड़ी शिकायतों को समझेंगे, और आखिर में इन सब जानकारियों की बुनियाद पर हम जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए एक मुकम्मल खाका पेश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन ठोस आंकड़ों से जिन्होंने 2025 के चुनावी नतीजों की कहानी लिखी। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस कहानी की पहली पंक्तियां हैं जो बल्ली मारान की जनता ने हमें सुनाई है। ये है बल्ली मारान की कुल चुनावी आबादी, 1,53,571 लोग। हर एक नाम एक उम्मीद है, एक आवाज है और एक वोट की ताकत रखता है। यही वो पैमाना है जिस पर हर राजनीतिक दल के काम को तौला जाता है। अब ये आंकड़ा बहुत अहम है, लगभग 64%, यानी हर 100 में से सिर्फ 64 लोगों ने वोट डालने का फैसला किया। सवाल ये उठता है कि बाकी 36 लोग घर पे क्यों रहे? उनकी ये खामोशी भी एक कहानी कहती है, शायद उदासीनता की या शायद निराशा की। ये हमारी पड़ताल का एक बहुत बड़ा सुराग है। और ये है कहानी का सार, लगभग 30,000 वोटों से हार। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि ये एक साफ और बुलंद संदेश है। ये अंतर बताता है कि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा तबका या तो निराश होकर घर बैठ गया या उसने किसी और विकल्प को चुना। तो जब हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? कुल मतदाता 1.5 लाख से ज्यादा, वोट पड़े 1 लाख से भी कम। आम आदमी पार्टी को 57,004 वोट मिले, जो कुल पड़े वोटों का 58% था। बीजेपी को 27,181 वोट मिले और हार का अंतर था 29,823 वोटों का। ये आंकड़े ही वो लक्षण हैं जिनका हमें गहराई से विश्लेषण करना है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ, अब हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि ये क्यों हुआ। हम किसी व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उस पूरी व्यवस्था, उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये नतीजे आए। इस निदान के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी राजनीतिक ताकत को 4 पैमानों पर मापता है। चुनावी ताकत यानी जनता में आपकी अपील, संगठनात्मक ताकत यानी जमीन पर आपके कार्यकर्ता, कथा यानी आपकी कहानी जो आप लोगों को सुनाते हैं, और संसाधन यानी चुनाव लड़ने की आपकी क्षमता। इस विश्लेषण में जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी संगठन और कहानी के बीच का फासला। जमीन पर संगठन बहुत मजबूत था, बूथ कमेटियां थीं, सालों से काम कर रहे कार्यकर्ता थे, लेकिन जो कहानी सुनाई जा रही थी, जो नैरेटिव था, वो बेहद कमजोर पड़ गया था। संदेश बासी हो चुके थे और लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे। ये उस गाड़ी की तरह था जिसका इंजन तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। अब अपनी जांच को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अंदरूनी तौर पर ताकत थी एक मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क, लेकिन कमजोरी ये थी कि अपील सिर्फ एक कोर वोटर बेस तक ही सीमित रह गई थी। बाहर के माहौल को देखें तो एक मौका था बड़ी संख्या में जुड़ रहे युवा वोटरों को साथ लाने का, लेकिन एक बड़ा खतरा भी था, और वो था समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण जो सेक्युलर वोटरों को वोटिंग से दूर कर सकता था। ऐसे माहौल में सार्वजनिक संवाद में गरिमा और जिम्मेदारी जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोई भी चुनाव अचानक नहीं होता, वो हमेशा एक लंबी कहानी का अगला अध्याय होता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उन पैटर्न्स को समझते हैं जिन्होंने 2025 के नतीजों की जमीन तैयार की।
ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। 2008 में बीजेपी का वोट शेयर यहाँ अपने चरम पर था। 2020 से पहले तक हर चुनाव में वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा था, जो दिखाता था कि लोग राजनीति में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन 2025 में ये ट्रेंड अचानक टूट गया और मतदान गिरकर सिर्फ 63.99% रह गया। ये गिरावट पिछले बढ़ते जुड़ाव के ट्रेंड से एक तेज बदलाव था। ये एक साफ संकेत था कि जमीन पर कुछ बदल चुका है। तो इतिहास के इन आंकड़ों से जो सबक मिलता है वो बहुत गहरा है। जो जीत का फॉर्मूला पहले काम कर रहा था वो अब कमजोर पड़ रहा था। इसका मतलब साफ था, या तो मतदाता राजनीति से निराश हो रहे थे, या फिर जिस सामाजिक गठबंधन ने पार्टी को जीत दिलाई थी उस गठबंधन में अब दरारें पड़ने लगी थीं। अब तक हमने आंकड़ों और रणनीतियों की बात की, लेकिन राजनीति का असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चलिए अब अपना ध्यान उन असल मुद्दों पर लाते हैं जो बल्ली मारान के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये तालिका बल्ली मारान के लोगों की असल चिंताओं का आईना है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे गंभीर मुद्दा है। बस्तियों में पानी और सीवर की समस्या एक पुरानी और बहुत बड़ी परेशानी है। इसके अलावा सरकारी क्लिनिकों में भीड़, स्कूलों की गुणवत्ता और बाजारों में असुरक्षा भी अहम मुद्दे हैं। ये सिर्फ लिस्ट में लिखे मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोज की लड़ाई है। अगर हम इन सभी शिकायतों का निचोड़ निकालें तो दो आवाजें सबसे बुलंद हैं। पहली, युवाओं के भविष्य की चिंता, यानी नौकरियों की कमी, और दूसरी, वर्तमान का संघर्ष, यानी साफ पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रोज की जद्दोजहद। यही वो दो मुद्दे थे जो लोगों के मन में सबसे ज्यादा थे। तो बीमारी का पता चल गया है, अब इलाज की बात करते हैं। इस हिस्से में हम एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक रणनीति पेश करेंगे, जिससे न सिर्फ भरोसा दोबारा बनाया जा सकता है, बल्कि क्षेत्र से एक नया और मजबूत रिश्ता भी कायम किया जा सकता है। ये एक 90 दिन का चरणबद्ध प्लान है। पहले 30 दिन यानी 90 से 61 सिर्फ भरोसा बनाने के लिए हैं। घर घर जाकर लोगों से मिलना, उनकी सुनना और स्थानीय टीमों को फिर से सक्रिय करना। अगले 30 दिन यानी 60 से 31 जनसंपर्क के लिए हैं। रोजाना छोटे छोटे कार्यक्रम और डिजिटल कैंपेन। उसके बाद के 15 दिन 30 से 15 लोगों को वोट के लिए तैयार करने के हैं। और आखिरी 2 हफ्तों में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना और आखिरी दिन तक पूरी ताकत से जुटे रहना। ये विश्लेषण को एक्शन में बदलने का एक रोड मैप है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए नेतृत्व को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उम्मीदवार को खुद जनता से वादा करना होगा कि वो एक पीपल्स डैशबोर्ड बनाएंगे, जहां लोग अपने इलाके के कामों की प्रगति देख सकें। पार्टी को एक 24/7 टीम बनानी होगी जो गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब दे सके। स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन तक सही जानकारी पहुंचानी होगी। ऐसी संचार रणनीतियों में भारत के नए डेटा सुरक्षा कानून यानी DPDP के तहत लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है, ताकि संवाद भरोसे की नींव पर बने। आखिर में बस एक विचार, चुनाव महज सत्ता हासिल करने की दौड़ नहीं है, ये जनता की तरफ से आपके काम का मूल्यांकन है, एक परफॉर्मेंस रिव्यू। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए, असली सवाल ये है कि लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कैसे की जाए। यही जन केंद्रित शासन का मूल है और यही वो रास्ता है जो राजनीति को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।